क्या मुस्लिम पिता अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम कर सकता है? कुरान क्या कहता है? भारतीय कानून क्या कहता है? आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है। अगर एक मुस्लिम पिता के 4 बच्चे हों, 3 बेटियां और एक बेटा, और वे मरने से पहले अपनी पूरी करोड़ों की संपत्ति सिर्फ उसी एक बेटे के नाम कर दे, तो क्या बाकी बेटियां कोर्ट जा सकती हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या भारत का कानून इसे मानता है? या फिर पिता अपनी मेहनत की कमाई जिसे चाहे दे सकता है? आज की वीडियो के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, कुरान पाक और भारतीय कानून और कोर्ट के फैसलों के साथ। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताऊंगी जिसे जिसे जानकर बहुत से लोगों की वर्षों पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो हो सकता है किसी और के काम की जरूर होगी। मैं हूं एडवोकेट करिश्मा कुरैशी और आप देख रहे हैं इंडिया पीपल। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। कई परिवारों में आज भी ये कहा जाता है कि बेटी की शादी हो गई है, अब उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पिता की संपत्ति है, जिसे चाहे दे सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में बेटी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या ये बातें सच है या आधी जानकारी के कारण लोग अभी भी भ्रम में हैं? आज हम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कुरान और भारतीय कानून और अदालतों के फैसलों के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो 3 अलग अलग चीजों को एक ही समझ लेते हैं, जो ज्यादातर लोगों को आज भी नहीं पता है। सबसे पहले आती है विरासत, यानी कि इनहेरिटेंस, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति कैसे बटेगी। सेकंड, हिबा, यानी कि गिफ्ट, यानी जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति किसी को उपहार में देना, गिफ्ट कर देना। थर्ड, वसीयत, यानी कि विल, यानी मृत्यु के बाद संपत्ति के बारे में लिखी गई इच्छा। अब इन तीनों के जो नियम है अलग अलग है। अगर आपने ये अंदर समझ लिया तो आज का आधा कानून यही समझ आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि क्या कोई मुस्लिम पिता अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ एक बेटे को दे सकता है? इसका जवाब एक शब्द में देना गलत होगा, क्योंकि पहले ये जानना पड़ेगा कि संपत्ति या प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। पिता जिंदा है या उनका इंतकाल हो चुका है? गिफ्ट किया गया है या विल लिखी गई है या विरासत का मामला है? हमें इन चारों सवालों के जवाब से पूरा कानून बदल जाता है और यही सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हम सबसे पहले कुरान की आयतों से समझेंगे कि क्या इस्लाम ने बेटियों को विरासत का अधिकार दिया। सूरह अन-निसा क्या कहती है? क्या कोई पिता अल्लाह द्वारा तय हिस्सों को बदल सकता है? और मैं एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण दूंगी जिसे सुनकर ये सब्जेक्ट हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। पिछले भाग में हमने आपको समझाया कि गिफ्ट, हिबा, वसीयत, विरासत तीनों अलग अलग चीजें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लाम में बेटी का हिस्सा अल्लाह ने तय किया है या पिता अपनी मर्जी से उसे बदल सकता है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम कुरान क्या कहता है। कुरान की सूरह अन-निसा में अल्लाह फरमाते हैं, अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार जो आपको प्रॉपर्टी छोड़ गए उसमें पुरुषों का भी हिस्सा है और महिलाओं का भी हिस्सा है, चाहे प्रॉपर्टी कम हो या ज्यादा हो। अब ध्यान दीजिए, ये आयत केवल बेटों की बात नहीं करती, ये साफ कहती है कि महिलाओं का भी हिस्सा है। उस दौर में जब कई समाज में महिलाओं को विरासत नहीं मिलती थी तो एक इम्पोर्टेंट अधिकार था। अब सूरह अन-निसा यही अल्लाह वारिशों के हिस्से निर्धारित करता है। इसी आयत में ये स्थिति आती है कि जिसमें यदि एक बेटा और एक बेटी हो
तो बेटों का हिस्सा बेटी से दोगुना मिलेगा। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पूरी विरासत का नियम केवल एक स्थिति से समझ लेते हैं, जबकि इस्लामी उत्तराधिकार के नियम कई परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। क्या हर मामले में बेटी को आधा ही मिलता है? नहीं। ये कहना है कि इस्लाम में बेटी को हमेशा आधा हिस्सा मिलता है सही नहीं है। वास्तव में इस्लामी उत्तराधिकार के जो नियम है वो अलग अलग नियम है। कुछ परिस्थितियों में महिला और पुरुष का हिस्सा बराबर हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किसी महिला को हिस्सा मिल सकता है जो किसी पुरुष रिश्तेदार से अधिक हो। इसलिए हर मामला अलग अलग फैक्ट पे निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, यदि अल्लाह ने हिस्सा तय कर दिया है तो क्या पिता मृत्यु के बाद ये लिख सकता है मेरी सारी संपत्ति सिर्फ बड़े बेटे को मिलेगी? यहीं से मामला बदल जाता है। इस्लामी फिक़्ह के अनुसार सामान्य सिद्धांत ये है कि विरासत जिन वारिसों के लिए कुरान ने तय किया उनका लीगल अधिकार है, जिन्हें वंचित वसीयत से नहीं किया जा सकता। वसीयत और विरासत के नियम अलग है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, एक पिता के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। यदि उनका इंतकाल हो जाता है तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि सारा पैसा सिर्फ बड़े बेटे का है। क्यों? क्योंकि अब मामला विरासत का है और विरासत के नियम लागू होंगे। लेकिन अगर वही पिता जीवित रहते हुए अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को हिबा यानी कि गिफ्ट कर दे तो क्या कानून बदल जाएगा? यही सबसे बड़ा कानूनी मोड़ है। और इसी पॉइंट पर भारत के कानून और अदालतों के फैसलों को समझना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगी क्या मुस्लिम पिता अपनी जिंदगी में पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी बेटे को गिफ्ट कर सकता है? भारतीय कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहीम एंड ओआरएस वर्सेस एस के अब्दुल जब्बार ओआरएस 2009 में क्या सिद्धांत बताया? किन शर्तों पर ऐसा वैध माना जाता है? पूरे विवाद की हम असल आपको बताएंगे। अब तक हमने समझा कि विरासत, इनहेरिटेंस और हिबा गिफ्ट अलग अलग चीजें हैं। अब मान लीजिए एक मुस्लिम पिता है, जिंदा है, उसके पास एक मकान, 2 दुकानें, कुछ जमीन है। वह कहता है कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अभी अपने बड़े बेटे के नाम कर देता हूँ, तो क्या लीगल है? इसका जवाब देना हाँ या ना में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब सबसे पहले भारतीय कानून। भारत में मुस्लिमों के उत्तराधिकार और कई पारिवारिक मामलों में सामान्यतः मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो गिफ्ट है, हिबा और इनहेरिटेंस, विरासत एक ही चीज नहीं है। हिबा क्या है? यानी कि गिफ्ट। आमतौर पे आप सब लोग जानते हैं, हमने किसी को गिफ्ट दिया वो उसका हो जाता है। सेम यही प्रोसेस चालू होता है कि कोई जीवित व्यक्ति है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी कीमत के बिना किसी दूसरे को उपहार में दे दे। अगर हिबा लीगल से किया गया हो और वो अपनी प्रॉपर्टी देने वाले की नहीं रहती बल्कि पाने वाले की हो जाती है, क्या हिबा के केवल कागज बना देना काफी होता है? नहीं। इस्लामी कानून के अनुसार वैध लीगल हिबा के 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा। देने वाला स्पष्ट रूप से ये कह दे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने गिफ्ट में हिबा कर रहा हूं। सेकंड, एक्सेप्ट। जिसे संपत्ति दी जा रही है वो उसे एक्सेप्ट कर ले। थर्ड, कब्जा। जहां आवश्यक हो संपत्ति का जो वास्तविक या लीगल कब्जा भी सौंपा जाए। अब अगर ये आवश्यक तत्व पूरे नहीं हुए तो विवाद खड़ा हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहीम एंड ओआरएस वर्सेस एस के अब्दुल जब्बार एंड ओआरएस में मुस्लिम कानून के तहत हिबा के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। ये केस बहुत ज्यादा चर्चित में रहा। हम यहाँ पर आपको इसको विस्तार से बताएंगे। जो लीगल हिबा के लिए घोषणा, स्वीकार और कब्जा जैसे आवश्यक पॉइंट हैं। केवल नाम बदल देना या अधूरा डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए जरूरी नहीं होता।
मामले को फैक्ट देखा जाता है, लेकिन क्या इस्लाम इसे पसंद करता है? यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नैतिक पहलू आता है, क्योंकि कई इस्लामी विद्वानों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संतान में बिना उचित कारण के पक्षपात करता है तो ये न्याय और समान व्यवहार की भावना के विरुद्ध हो सकता है। एक को ज्यादा प्यार, एक को कम प्यार। तो यहाँ एक हदीस आती है जिसमें एक सहाबी ने अपने एक बेटे को गिफ्ट स्पेशल दिया। जब मामला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपने पूछा, क्या तुमने अपनी सभी संतान को ऐसा ही दिया है? तो उत्तर था नहीं। तो आपने समान व्यवहार की ओर ध्यान दिलाया। और ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में विभिन्न रिवायतों के साथ मिलती है। जाहिर सी बात है, अपने एक बेटे को आपने ज्यादा माना और दूसरे बेटे को आपने कम माना, तो आपने यहाँ पक्षपात किया है। घर में भी अगर किसी एक को ज्यादा चीज मिल जाए और किसी को कम, तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस है। तो इसकी कानूनी अगर व्याख्या कुछ अंतर रखते हैं, क्योंकि हर स्थिति में हिबा अमान्य कहना सही नहीं होगा। सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो ये कि अगर पिता ने जीवन काल में अपनी सारी प्रॉपर्टी एक बेटे को दे दी, कुछ वर्षों बाद उनका इंतकाल हो गया, तो क्या बेटियां अदालत में जाकर कह सकती हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए? क्या अदालत तुरंत संपत्ति वापस बांट देगी? यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अदालत ये देखेगी कि हिबा यानी कि गिफ्ट वास्तव में लीगल था, क्या ये केवल कागजी कार्रवाई थी, क्या कब्जा सचमुच दिया गया था, क्या धोखाधड़ी, दबाव या कोई बनावटी लेन देन से तो नहीं हुआ था। आप वीडियो के आखिर तक बैठे रहिए और समझिए कि यदि बेटियां कोर्ट जाएंगी तो क्या होगा और कौन से हालात में हिबा यानी कि गिफ्ट को चुनौती दी जा सकती है, भारतीय अदालतें किन बातों की जांच करती है, और एक वास्तविक न्यायिक एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे आपका पूरा प्रोसेस। रोचक हिस्सा यहीं से स्टार्ट होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बेटियां कोर्ट चली जाएं तो क्या होगा? मान लीजिए हम फिर से वही बात बोलेंगे कि एक पिता ने 2 बेटे और 3 बेटियां हैं और अपने जीवन काल में उन्होंने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है बड़े बेटे के नाम हिबा कर दी यानी कि गिफ्ट कर दी। कुछ साल बाद उनका इंतकाल हो गया। अब बेटियां कोर्ट पहुंचती हैं और कहती हैं, अब्बू ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो क्या कोर्ट तुरंत बराबर बराबर हिस्सा बांट देगी? नहीं। यही अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अदालत सबसे पहले क्या देखती है? अदालत भावनाओं से नहीं, इमोशन से नहीं, सबूतों से फैसला करती है। वो सामान्यतः इन सवालों की जांच करेगी कि हिबा वास्तव में हुआ था, लीगल था, सच में गिफ्ट की हुई थी, क्या पिता ने स्पष्ट और साफ रूप से गिफ्ट दिया था या केवल मौखिक दावा किया जा रहा है। सेकंड, क्या बेटे ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया था? सिर्फ कागज पर नाम लिख देने से हर विवाद खत्म नहीं होता है। थर्ड, क्या संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का कब्जा भी दिया गया था? क्या बेटे को वास्तव में प्रॉपर्टी का जो नियंत्रण था वो मिला था या पिता आखिर तक उसी तरह मालिक बने रहे? क्या गिफ्ट हिबा स्वतंत्र इच्छा से हुआ था, उनकी अपनी मर्जी से हुआ था, उनके ऊपर किसी ने दबाव या प्रेशर तो नहीं डाला था? क्या धोखा हुआ था या मेंटली मतलब वो इतनी उनके अंदर मानसिक क्षमता थी, मौजूद थी? यदि इन बातों पर गंभीर विवाद हो तो अदालत साक्ष्यों की जांच करेगी। अगर हिबा यानी कि गिफ्ट लीगल साबित हो जाए, यदि अदालत ये पाए कि पिता सक्षम थे, उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से गिफ्ट हिबा किया था, हिबा
एक्सेप्ट भी हुआ था, यानी कि दूसरी तरफ से एक्सेप्ट भी किया गया था और आवश्यक कानूनी शर्तें भी पूरी हुई, तो अदालत उस गिफ्ट को लीगल मान सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में बाद में विरासत के लिए उपलब्ध संपत्ति प्रॉपर्टी कम या शून्य भी हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट की गई संपत्ति मृत्यु के बाद मृतक की जो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं रहती है। अगर हिबा यानी कि गिफ्ट फर्जी निकले, अब सोचिए अगर पता चले कि गिफ्ट यानी कि हिबा केवल कागजों में था, कब्जा दिया ही नहीं गया, जो दस्तावेज थे वो संदिग्ध हैं, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर और जो बाकी का प्रोसेस होते हैं वो गंभीर विवाद है, तो मामला अलग दिशा में जा सकता है। अदालत ऐसे मामलों में साक्ष्यों के आधार पर हिबा की वैधता की जांच करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम पिता चाहे तो बेटी को कुछ भी ना दे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि बेटी हमेशा कोर्ट जाकर सब वापस ले सकती है। लेकिन दोनों ही बातें अधूरी हैं। सही उत्तर हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि मामला गिफ्ट का है या विरासत का है। जो प्रॉपर्टी के जो प्रकार होते हैं वो क्या है, दस्तावेज और साक्ष्य क्या कहते हैं, अदालत के सामने क्या ये साबित होता है। अब वीडियो का जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सस्पेंस पॉइंट है, हम उस पर बात करते हैं कि अगर कोई पिता अपनी इंतकाल से 2 दिन पहले पूरी प्रॉपर्टी एक बेटे के नाम कर दे, तो क्या ये हमेशा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, या अदालत ऐसे मामलों को और गहराई से देख सकती है। और वसीयत यानी कि विल और हिबा यानी कि गिफ्ट में ऐसा कौन सा बड़ा डिफरेंस है या अंतर है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। आपको बताऊंगी कि वसीयत और उसके नियम क्या हैं, और क्या मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल से एक बेटे को दे सकता है, कुरान और हदीस और भारतीय कानून क्या कहते हैं। इन सब को जोड़ के हम इस सब्जेक्ट को पूरा एंड तक बताएंगे। हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है, हो सकता है वीडियो किसी और के काम की जरूर हो, और ये वीडियो आखिर तक आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। ये वीडियो जरूर देखिएगा। कानूनी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अगर कोई बहुत स्पेशल मामला है तो उसके जो फैक्ट है, उसके जो डॉक्यूमेंट है, उस पे जो अप्लाई किए गए कानून है, वो उसकी बात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसलिए किसी ओरिजिनल विवाद को अगर आपको एडवाइस लेनी है तो अपने अच्छे वकील से सलाह भी ले सकते हैं। अब तक हमने समझा कि विरासत इनहेरिटेंस अलग है, हिबा यानी कि गिफ्ट अलग है, और अब आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि वसीयत। अगर कोई मुस्लिम अपनी इंतकाल से पहले लिख दे कि मेरी प्रॉपर्टी, पूरी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ मेरे बड़े बेटे को मिलेगी, तो क्या ये लीगल होगा, ये मान्य होगा? इसका जवाब है बिल्कुल सामान्य सा कि नहीं। क्योंकि इस्लामी नियम क्या कहते हैं? इस्लामी फिक़्ह के एक स्थापित सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का हिस्सा है यानी कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, कुरान ने पहले से तय कर दिया है, यानी जो उसका लीगल वारिस होगा उसके पक्ष में सामान्यतः वसीयत नहीं की जाती जब तक अन्य वारिस मृत्यु के बाद सहमति ना दें। ये सिद्धांत एक प्रसिद्ध हदीस पर आता है और उसी पर आधारित है कि किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है। ये हदीस सुनन अबू दाऊद, जमी अल तिर्मिदी और अन्य हदीस संग्रहों पर भी रिवायतों के साथ मिलती है। अब इसका आसान सा एक मतलब मान लीजिए, हम आपको इससे जुड़े कुछ जो ओरिजिनल केसेस है वो भी जरूर बताएंगे। अब एक बेटे के 2 बेटे और 2 बेटियां, उसकी पत्नी भी है। अगर
वह लिख जाए कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी, मेरी पूरी संपत्ति सिर्फ बड़े बेटे को मिले, तो सामान्यतः जो इस्लामी सिद्धांत है, उसके जो फैक्ट है के अनुसार ये स्वतः पूरे रूप से लागू नहीं हो जाती, क्योंकि वारिसों के जो अधिकार हैं उनकी जो सहमति जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब भारतीय कानून भारत में मुस्लिमों के उत्तराधिकार संबंधी मामलों में सामान्यतः मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। इसलिए अदालत ये देखेंगी कि मामला हिबा यानी कि गिफ्ट का है, वसीयत मामला विल का है, या विरासत इनहेरिटेंस का है। तीनों के नियम अलग अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग कहते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी है, जो चाहे वो करे, जिसे चाहे उसे दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हर बात हर स्थिति में सही नहीं है। अगर पिता जीवित रहते हैं तो लीगल हिबा करते हैं तो क्या उसके अलग नियम हैं? लेकिन अगर बात इंतकाल के बाद विरासत और वसीयत की है तो नियम बदल जाते हैं। यही डिफरेंस अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखने वाली देखिए 5 बातें हैं। बेटी को इस्लामी विरासत में अधिकार, विरासत हिबा और वसीयत 3 अलग अलग कानूनी सब्जेक्ट हैं। हर मामला उसके फैक्ट पर और सबूतों पर निर्भर करता है। अदालत केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट, गवाह और कानून पर निर्णय देती है। सोशल मीडिया की आधी अधूरी जो बातें होती है उन पे भरोसा करने के बजाय कानून और जो प्रमाणिक उसके सोर्स है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो वीडियो थी, आपने कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं थी तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है ये वीडियो उनके काम की हो सकती है और आपकी एक शेयर से किसी बेटी, किसी बेटे या पूरे परिवारों की वर्षों की पुरानी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि मुस्लिम पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी गैर रिश्तेदार या एनजीओ के नाम कर सकता है या नहीं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आइए तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी और हम आपको इससे रिलेटेड कुछ ओरिजिनल केसेस भी जरूर बताएंगे। कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताएं। हमने आसान भाषा में आपको तीनों फैक्ट समझाए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल।